दोस्तों स्वागत है आपका इस साइंस के वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज का पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न आ चुका है। जब जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तब जल का आयतन क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बिहार शिक्षक भर्ती वाले वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, काफी इम्पोर्टेंट प्रश्नों का कलेक्शन है। ऑप्शन ए है पहले घटता है एवं बाद में बढ़ता है। ऑप्शन बी है पहले बढ़ता है या बाद में घटता है। ऑप्शन सी है स्थिर रूप से बढ़ता है या डी है स्थिर रूप से घटता है। तो जब बात करेंगे कि जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तब क्या होगा आयतन, पहले घटता है और बाद में क्या होता है, बढ़ता है। ये हो गया इसका आंसर। अगर इससे संबंधित पॉइंट की हम बात करें तो और आपको ध्यान रखना चाहिए कि जल की जब बात आई है तो जल का अधिकतम घनत्व कितने डिग्री सेल्सियस पे होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। ये हो गया इससे संबंधित पहला बिंदु की बात। वहीं और क्या आपसे पूछ सकता है, आपको पता होना चाहिए कि जल की जब बात आई है तो जल क्या है। जल एक सर्वात्रिक सर्वात्रिक विलायक है। हो सके सेंटेंस के रूप में आपको दिया रहे और पूछ दे इनमें से जल का कौन सा गुण हो जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए। वहीं अगर आपको बात करें तो जल में क्या होता है, हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं। कौन बंध पाए जाते हैं, तो हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं। जो भी आपको यहाँ पर लिखा जा रहा है, बताया जा रहा है, उसको आप नोट डाउन करते हुए आगे बढ़िएगा। और क्या जानकारी आपको पता होना चाहिए कि 4 डिग्री सेल्सियस के बाद गर्म करने पर क्या होगा, जल का आयतन, जल का आयतन बढ़ने लगता है। ये चीज आपको ध्यान रखना चाहिए। जल का आयतन क्या होता है, बढ़ने लगता है। ठीक है, तो ये बात हो गई और हमसे जो प्रश्न पूछ रहा था उसका आंसर भी पता चल गया। अब बढ़ेंगे आज के दूसरे नंबर प्रश्न पे। दूसरा नंबर प्रश्न हमारा आ चुका है। जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या कितनी होती है। आपसे सूत्रकणिका की संख्या पूछी जा रही है। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 0, ऑप्शन सी है अनेक या फिर ऑप्शन डी है 1। तो ध्यान रखिएगा कितना होता है, 0 होता है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। वहीं जब बात आई है जीवाणु कोशिका की तो ध्यान रखिएगा कि जीवाणु कोशिका कैसी कोशिका होती है, तो एक प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। तो ये भी आपसे पूछ सकता है, आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, वही बात करें जबकि सूत्रकणिका की, ये तो हो गई जीवाणु कोशिका की। अगर सूत्रकणिका का पूछ ले तो सूत्रकणिका का ध्यान रखिएगा कि ये यूकैरियोटिक कोशिका होती है। क्या होती है, यूकैरियोटिक कोशिका। और आपको ये दोनों का अंतर हम कई बार डिटेल में बता भी चुके हैं। तो क्वेश्चन जब आया है तो एक बार और चर्चा कर देते हैं। बात जब आएगी प्रोकैरियोटिक कोशिका की, प्रोकैरियोटिक कोशिका, दोनों में अंतर हमें पता होना चाहिए। और एक क्या हो गया, यूकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, चलिए इसमें अंतर जान लेते हैं। अगर बात करो प्रोकैरियोटिक कोशिका की तो सबसे पहला पॉइंट कि ये क्या होते हैं, अविकसित केंद्र। अविकसित अविकसित क्या होता है, केंद्रक होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात जब आएगी तो वहीं यूकैरियोटिक की अगर हम बात करें तो ये इसका अपोजिट यानी विकसित
विकसित केंद्रक होता है, विकसित केंद्रक होता है। एक सवाल से जितने भी बिंदु बनेंगे इम्पोर्टेंट, आपको सारा कवर कर दिया जाएगा। दूसरे की अगर बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें यानी कि किस में, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक झिल्ली, केंद्रक झिल्ली तथा केंद्रिका की अगर बात करें, केंद्रिका, तो ये क्या होता है, अनुपस्थित होता है, अनुपस्थित होता है। वहीं अगर हम यूकैरियोटिक की अगर बात करेंगे तो इसमें इसका अपोजिट हो जाएगा कि केंद्रक और केंद्रिका झिल्ली, केंद्रीय और क्या किसकी बात हुई थी, केंद्रिका झिल्ली जो होगी इसमें क्या होगी, उपस्थित होगी, उपस्थित होगी। तो ये एक दूसरे में अंतर है। और अंतर की अगर हम बात करें तो ध्यान रख सकते हैं कि इसमें क्या होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में इसमें समसूत्री कोशिका, कौन सी कोशिका, तो समसूत्री कोशिका विभाजन, विभाजन क्या होता है या फिर नहीं होता है, तो ध्यान रखिएगा नहीं होता है, नहीं होता है। लेकिन अगर वही हम बात करें यूकैरियोटिक कोशिका की तो ध्यान रखिएगा कि समसूत्री कोशिका विभाजन होता है, कोशिका विभाजन क्या होता है। ये सब इसमें अंतर हो जाता है। और अगर अंतर की हम बात करें तो एक अंतर और ध्यान रख सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक में क्या होता है कि हरित लवक, हरित लवक जो है नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। वहीं अगर इसमें बात करें तो क्या होगा, हरित लवक पाया जाता है। तो इस तरह से आप ध्यान रख लीजिएगा। चलिए साइंस के तीसरे प्रश्न को देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न हमारा आ चुका है, विश्व तपेदिक दिवस यानी कि जिसको टीबी भी कहते हैं कब मनाया जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा ये मनाया जाता है 24 मार्च को। तो कुछ साइंस से संबंधित दिवस हैं जो बार बार पूछते रहते हैं एग्जाम में, ठीक है। टीबी की जगह देखिए तपेदिक है या फिर यक्ष्मा भी हो सकता था, तो ध्यान रखिएगा। वहीं अगर आपसे पूछ ले कि तपेदिक रोग का खोजकर्ता कौन हो जाएंगे, तपेदिक रोग का खोजकर्ता की अगर हम बात कर ले तो तब कौन हो जाएंगे, रॉबर्ट कोच हो जाएंगे, रॉबर्ट कोच। ये हो गया पहला पॉइंट। और अगर बात करें ऑप्शन नंबर ए है, ए में क्या है, 14 फरवरी, तो वैलेंटाइन डे मनाया जाता है। ये तो सबको आपको पता ही होगा, इसको लिखने का ज़रूरत नहीं है, इसको याद भी नहीं रखना है क्योंकि ये एग्जाम में पूछता भी नहीं, बस मजाक के लिए। वहीं 30 अप्रैल है ऑप्शन में, तो ध्यान रखिएगा आयुष्मान भारत दिवस, आयुष्मान भारत दिवस मनाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन डी में था 17 मई, 17 मई को क्या मनाया जाता है, तो विश्व दूर संचार दिवस, विश्व दूर संचार दिवस मनाया जाता है। तो ये सब कुछ इम्पोर्टेंट दिवस है, आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। और वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा तभी आपके लिए हेल्पफुल होगा। आगे की हम बात करें चौथे नंबर प्रश्न पे, क्या है चौथा नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन बारूदी सुरंगों का पता लगाने में उपयोगी होता है। ऑप्शन ए है सर्रे, बी है मधुमक्खी, सी है तितली या डी है पतंगा। तो इनमें से जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि मधुमक्खी। ये बात हो गई। वहीं अगर हम बात करें कीट पतंगों की, कीट पतंगों की, तो इनमें क्या होती है, सूंघने की क्षमता जो होती है प्रबल होती है, सूंघने की क्षमता प्रबल होती है, ये आपको पता भी होगा, ठीक है। वही मधुमक्खियों की जब बात आई है जो कि ऑप्शन नंबर बी है, तो इसमें ध्यान रखिएगा कि फूलों से परागकण में, किसमें, फूलों से परागकण में क्या कहता है, विस्फोटक,
विस्फोटक टीएनटी टीएनटी की गंध को पहचानने के लिए विशेष रूप से क्या किया जाता है? विशेष रूप से इनको प्रशिक्षित किया जाता है, यानी कि ट्रेंड किया जाता है, प्रशिक्षित किया जाता है। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि किस विस्फोटक की गंध को पहचानने के लिए। ये बात हो गई। वही बात करें, मधुमक्खियों द्वारा शहद उत्पादन को क्या कहते हैं? ये प्रश्न काफी बार पूछा गया है। तो इसको क्या कहते हैं आपको पता होगा, एपी कल्चर। क्या कहा जाता है? एपी कल्चर। ये बात हो गई। वहीं एक मधुमक्खी के छत्ते में ध्यान रखिएगा कि 3 प्रकार के मधुमक्खी होते हैं। कितने प्रकार के मधुमक्खी होते हैं? तो 3 प्रकार के मधुमक्खी होते हैं। शहद तो आप लोग खाते ही होंगे, तो इससे क्वेश्चन भी ध्यान रखा कीजिए। एक होती है मादा मधुमक्खी, जिसको वही बात करें वही। एक क्या होता है? नर मधुमक्खी। और तीसरा होता है श्रमिक मधुमक्खी। तो मादा नर तो आपको पता है। श्रमिक की अगर बात करें तो ये क्या करता है कि फलों के रसों को चूसता है और एकत्रित करता है। ठीक है, तो ये सब आपको जानकारी नोट डाउन करते हुए चलना है। आ गए हैं 5वें नंबर प्रश्न पे। मानव मूत्र का पीला रंग एक वर्णक के कारण होता है, जिसे कहते हैं, यानी कि क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं यूरोक्रोम। ऑप्शन नंबर डी। अब मूत्र की बात आई है तो कुछ संबंधित प्रश्न पे चर्चा कर लेते हैं। तो पहली बात, मूत्र निर्माण जो है किसका मुख्य कार्य है? तो वृक्क का मुख्य कार्य क्या है? मूत्र का निर्माण। ये हो गया प्लस पॉइंट। वहीं आगे की बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि मूत्र जो होता है वो क्या होता है? तो अम्लीय होता है। क्या होता है? अम्लीय होता है। और अगर इसका पीएच मान आपसे पूछ लिया जाए तो पीएच मान 6 होता है। कितना होता है? 6 होता है। ये हो गया छोटा छोटा पॉइंट। सॉरी। अगर बात करें और क्या जानकारी आपको पता होना चाहिए कि मूत्र में प्रोटीन की जो उपस्थिति है वो क्या कहलाती है? ये प्रश्न भी पूछ सकता है। तो ध्यान रखिएगा कि प्रोटीनूरिया कहलाता है। क्या कहलाता है? तो प्रोटीनूरिया कहलाता है। वहीं और अगर आपसे पूछ ले तो ध्यान रखना है आपको। क्या ध्यान रखना है? कि मूत्र निर्माण को बढ़ाने वाली औषधि वो क्या है या क्या कहलाता है? तो वो ध्यान रखिएगा, कहलाता है डायूरेटिक्स। क्या कहलाता है? डायूरेटिक्स। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चर्चा करते हैं। और आप खुद देखिए कि एक प्रश्न पे आपको कितनी टाइमिंग दी जाती है, कितना निचोड़ दिया जाता है। रानीखेत रोग किससे संबंधित है? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो रानीखेत रोग जो है ये किससे संबंधित है? मुर्गी से। तो ये हो गया पहली बात। वही मुर्गी की कुछ नस्ल की हम अगर बात करें तो ध्यान रख सकते हैं ससेक्स हो जाता है। क्या हो जाता है? ससेक्स हो गया। लेग हॉर्न हो गया। हो सकता है ये आपको दे दिया जाए और पूछे कि इनमें से कौन नहीं है। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन है। उसमें ओपिनगटन भी हो जाता है, वाइनडोट भी हो जाता है। ये सब मुर्गी की प्रमुख नस्लें के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। रानीखेत रोग की अगर हम बात करें तो ध्यान रखिएगा कि यह रोग सर्वप्रथम कहाँ देखा गया था? तो उत्तराखंड के रानीखेत में देखा गया था। रानीखेत में
देखा गया था, इसलिए क्या हो गया, रानीखेत रोग। ठीक है, तो ये प्रश्न भी आपसे पूछ लिया जा सकता है। वहीं बात करें अगर इसके, तो ये कैसा रोग है, विषाणु जनित रोग है। कैसा रोग है, तो विषाणु जनित रोग है, जो कि घरेलू पशुओं जैसे मुर्गी या फिर अनेक जंगली पक्षी प्रजातियों को क्या करता है, प्रभावित करता है। चलिए अब सीधे बढ़ेंगे साइंस के अगले प्रश्न की ओर, और एक एक प्रश्न काफी इम्पोर्टेंट है। प्रकाशित तंतुक निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, प्रकाशित तंतु की बात आई है तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, वहीं आपको ध्यान होना चाहिए, क्या ध्यान होना चाहिए, अगर इसमें अगर आपसे क्या पूछ सकता है आप, प्रकाशिक तंतु की अगर हम बात करें तो जिसके द्वारा क्या होता है, प्रकाश सिग्नल को क्या करेगा, इसकी तीव्रता के बिना क्षय के एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या किया जाता है, इस तरह से लिख लीजिएगा कि दूसरे स्थान तक स्थानांतरित किया जा सकता है, चाहे टेढ़ा मेढ़ा ही मार्ग क्यों न हो, लेकिन किया जा सकता है। तो ये हो गया प्लस पॉइंट इसमें। चलिए 8वें नंबर प्रश्न पे चर्चा करेंगे, और उससे पहले आप लोग खुद डिसाइड करिए कि आप लोग को वीडियो कैसी लगती है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो जो भी बिहार शिक्षक भर्ती या फिर किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं वो इस जीके जीएस के लिए सॉल्यूशन बाय पीजे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और एक छोटा सा कमेंट भी आप लोग कर सकते हैं, जो भी आपका सुझाव हो तो इस सेशन से संबंधित। बाकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएंगे, और इसी तरह का सारे विषय का निचोड़ आपको दिया जाता है। एक बार आप प्लेलिस्ट जाके चेक करके ज़रूर देखें। तो ये चैनल से संबंधित जानकारी है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। साइंस के अगले प्रश्न पे आ जाते हैं, जो कि है 8वां नंबर प्रश्न। मैजेंटा द्वितीयक रंग किन दो प्राथमिक रंगों के मिश्रण से बनता है, किसके बारे में हो रहा है, मैजेंटा द्वितीयक रंग के बारे में। तो ध्यान रखिएगा, ये बनता है लाल और नीला से। किससे, तो लाल और नीला से। ठीक है, वहीं अगर रहता लाल, हरा और क्या कहता है, नीला, तभी ये क्या बनता, प्राथमिक रंग। कौन रंग बनता, प्राथमिक रंग। ठीक है, ये तो हुई पहली बात। वहीं बात करें कि अगर बात करें, चलिए कुछ रंगों का मिश्रण देख लेते हैं, क्योंकि पूछ लिया जाता है कि इन रंगों का मिश्रण से किस रंग का निर्माण होगा, ये आपसे पूछा जाता है, जैसे अभी पूछा भी गया है। तो पहले ध्यान रखिएगा कि अगर लाल और क्या कहता है, हालांकि देखिए लाल, हाँ यहीं पर लिख देते हैं कि लाल और हरा रहेगा तो क्या बनाएगा, तो ये पीला का रंग का निर्माण करता है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में भी है। तो लाल और हरा क्या बनाएगा, पीला बनाएगा। वहीं लाल और नीला की अगर हम बात कर ले तो लाल और नीला की तब क्या बनाएगा, तो मैजेंटा बनाएगा, जो कि हमसे प्रश्न पूछा ही गया था। वहीं हरा और नीला की अगर हम बात करें, देखिए ऑप्शन नंबर सी में है, तो ये क्या बनाता है, ये सियान रंग बनाता है। कौन रंग बनाता है, सियान, इस तरह से इंग्लिश वर्ड में लिखा रहेगा। और नीला पीला रहेगा तो नीला पीला रहेगा तो बनाएगा श्वेत रंग। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट है जिसको आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं कि अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है।
ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र कौन सा है? तो कुछ कुछ ऐसे टर्म है जिसका सूत्र रिपीट होते रहता है, तो इसको मिस नहीं करना है। तो अगर हम बात करें इसके सूत्र की, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए, CaOCl2, ये होता है इसका रासायनिक सूत्र। ठीक है। वहीं अगर बात करें इसका रासायनिक, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम की, तो ध्यान रखिएगा कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड ऑक्सीक्लोराइड, ये इसका रासायनिक नाम है। ब्लीचिंग पाउडर की बात करें तो इसको विरंजक चूर्ण कहा जाता है। कौन चूर्ण कहा जाता है? तो विरंजक चूर्ण भी कहा जाता है। वहीं यहाँ पर ध्यान रखने वाला पॉइंट ये था, देखिए CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट, ये भी काफी बार पूछा जा चुका है। कार्बोनेट कहते हैं, ये मार्वल का रासायनिक सूत्र है। किसका रासायनिक सूत्र है? तो मार्वल का रासायनिक सूत्र है। उसी तरह से अगर ऑप्शन नंबर डी देखें CHCl3, तो ये क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र है। किसका दिया हुआ है? क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र। ठीक है, ये बात हो गई। जिसको अगर रासायनिक रूप से क्या कहा जाता है? ट्राइक्लोरो मीथेन कहा जाता है। चलिए आगे की ओर। हाँ, यहाँ पर आपसे एक प्रश्न रहेगा, चूंकि आपको कई बार पढ़ाया गया है, तो कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर जरूर देंगे। क्या रहेगा? आपको बताना है बेकिंग सोडा और किसका? बेकिंग सोडा और बासिंग सोडा का रासायनिक सूत्र आपको क्या करना है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और आप लोग प्लीज़ कमेंट किया कीजिए, आपसे बस यही रिक्वेस्ट है। बाकी आपको बहुत ही अच्छी क्लासेस और सारे इम्पोर्टेंट क्लासेस दी जा रही हैं। 10 नंबर की अगर हम बात कर ले, क्या है हमारा 10वां नंबर प्रश्न? एक टेस्ट ट्यूब को अमोनियम क्लोराइड के साथ सोडियम हाइड्रोक्लोराइड गर्म करना किसका उदाहरण है? तो ये उदाहरण है खुला तंत्र का। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। और यहाँ से प्रश्न आपको एग्जाम में दिखेंगे जरूर, यकीन मानिए। तो अगर हम बात करें और आपसे क्या पूछ सकता है, अमोनियम क्लोराइड की जब बात आई है, तो ध्यान रखिएगा जो यहाँ पे आपको सेंटेंस दिया हुआ है उसका आप बैलेंस करके देखिए। NH4Cl, इसके साथ किसको लेना है? NaOH को, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड को। और उसके बाद क्या प्राप्त होगा हमें? NH3 प्लस NaCl, और क्या कहता है? H2O, और ये खुला तंत्र का उदाहरण हो जाता है। वहीं अमोनियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है? तो NH4Cl, ये क्या है? अमोनियम क्लोराइड अमोनियम क्लोराइड का सूत्र है NH4Cl, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। वहीं ये सोडियम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड सूत्र भी पूछ लिया जाता है। अभी भी देखिए पूछा ही गया था इसके पहले प्रश्न को। और NaOH की अगर हम बात करें तो इसमें इसको कास्टिक सोडा भी कह दिया जाता है। क्या कहा जाता है? कास्टिक सोडा भी कहा जाता है। वही, और अगर यहाँ क्या था? NaCl, तो NaCl क्या होता है? ये होता है साधारण नमक का रासायनिक सूत्र NaCl, यानी कि सोडियम क्लोराइड। ठीक है, ये बात हो गई। तो एक एक चीज आप नोट डाउन जरूर से जरूर किया कीजिए। और NH3 क्या है हो गया यहाँ पर? तो ये हो गया अमोनिया। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ जाते हैं। निम्न में से स्वच्छतम ऊर्जा का स्रोत क्या है? कौन सी ऊर्जा का पूछा जा रहा है? स्वच्छतम ऊर्जा का।
तो ध्यान रखिएगा, सौर ऊर्जा भी है, भूतापीय ऊर्जा भी है, और क्या कहता है, पवन ऊर्जा भी है, यानी कि एक से अधिक हो जाएगा स्वस्थम ऊर्जा का उदाहरण। वहीं पवन ऊर्जा की बात करें तो पवन ऊर्जा में ध्यान रख सकते हैं कि चीन हो गया, अमेरिका हो गया, और क्या कहता है, जर्मनी जो है इसमें महत्वपूर्ण देश है, महत्वपूर्ण देश है। तो कभी कभी आपसे ये भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। वहीं बात करें और क्या जानकारी आपको पता होना चाहिए कि पवन ऊर्जा की, चूंकि इससे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि पवन ऊर्जा जो है इसकी स्थापित क्षमता के साथ, स्थापित क्षमता के मामलों में अगर कहें, इस तरह से लिख लीजिएगा कि मामलों में क्या होता है, भारत का विश्व में कैमा स्थान है, तो चौथा स्थान है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और अगर आपसे और क्या पूछ सकता है, तो सौर ऊर्जा जान ही गए, स्वच्छ ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है ही, भूतापीय ऊर्जा भी है ही, इसमें किसी प्रकार का क्या होगा, प्रदूषण नहीं होता है। चलिए आगे की ओर बढ़ जाएंगे, ये करंट के दृष्टि से भी महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं। चलिए 12 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। नर मच्छर अपना भोजन कहाँ से ग्रहण करते हैं? अभी हम लोग मधुमक्खी के बारे में पढ़े थे, यहाँ आप मच्छर के बारे में पढ़िए। तो ये जो है नर मच्छर पेड़ पौधों का क्या करते हैं, रस चूसते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर, ठीक है। आप लोग सुनते भी होंगे कि मादा मच्छर तो अपने पति का ही खून पीते रहती हैं, ऐसा मजाक के सेंस में, लेकिन जो नर मच्छर हैं वो क्या करते हैं, पौधों के रस से अपना भोजन ग्रहण कर लेते हैं। वहीं मच्छर की बात आई है तो सबसे पहली बात, ये एक लिंगी जंतु होते हैं। कैसे जंतु होते हैं, तो एक लिंगी जंतु होते हैं, यानी कि नर और मादा मच्छर का शरीर अलग अलग होता है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि सिर्फ मादा मच्छर, देखिए मादा मच्छर को क्यों नाराज करना है बताइए, नहीं तो खून चूस लेगी। मादा मच्छर की अगर बात करें तो ये क्या करती है, सिर्फ मादा मच्छर ही मनुष्य या फिर क्या कहता है, अन्य जंतुओं का रस चूसते हैं, ठीक है। और पौधा का रस कौन चूसते हैं, तो नर मच्छर। यही यहाँ पर अंतर हो गया। वहीं आपसे ये पूछ लिया जाता है कि मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा परजीवी जो है रक्त में पहुंच जाता है, जिससे क्या हो जाता है, मलेरिया हो जाता है, मलेरिया रोग हो जाता है। और किसकी वजह से हो जाता है, तो प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से, ठीक है। तो ये बात हो गई, आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं 13वें नंबर प्रश्न पर। और यकीन मानिए आपको बहुत ही प्रश्नों का लेवल टॉप क्लास का दिया जा रहा है, जो कि एग्जाम पैटर्न पे ही लाया जाता है। तो बस आप लोग सपोर्ट करिए। निम्नलिखित में से किस एक को स्ट्रेंजर गैस कहते हैं? ये प्रश्न देखिए कई सारे एग्जामों में पूछा भी जा चुका है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी किसे कहते हैं स्ट्रेंजर गैस, अजनबी गैस, तो ये कहते हैं जीनॉन को। इस तरह से जीनॉन लिखाता है, तो जीनॉन को कहते हैं। अगर आपसे ये पूछ दे कि इसके खोज करता, तो ध्यान रखिएगा विलियम रैबजे। किसने किया था, विलियम रैबजे एवं मॉरिज टेवर्स ने इसका खोज किया था। किसका, तो जीनॉन को, ठीक है। वहीं आपको ये भी पता होना चाहिए कैसा गैस है, तो अक्रिय गैस है, ठीक। ये बात हो गई। और विलियम रेमजे से ही ध्यान रख लीजिएगा कि नियॉन के भी खोजकर्ता कौन थे,
तो विलियम रैमजे ही थे। नियॉन लैम्प का इसलिए चर्चा किए कि पूछ लिया जाता है कि नियॉन लैम्प का उपयोग किस में किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ये हवाई पट्टियों को प्रदीप्त करने हेतु संकेत लैंपों पे किया जाता है। सीधे बढ़ेंगे आज के अगले प्रश्न पे। द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी निम्नलिखित किसका मिश्रण है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, ये मिश्रण है ब्यूटेन और प्रोपेन का मेनली, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ये बात हो गई। वहीं आप क्या ध्यान रख सकते हैं, ध्यान आप ये रख सकते हैं कि बायोगैस में, ये भी पूछ लिया जाता है, बायोगैस में मुख्यतः मीथेन एवं कौन सा गैस होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है। ये प्रश्न भी आपसे पूछ लिया जाता है। वहीं आप ये और ध्यान रख सकते हैं, क्या ध्यान रख सकते हैं कि अगर बात करें कोल गैस का संगठक, कौन गैस का संगठक, तो कोल गैस का संगठक। तो कोल गैस का संगठक में क्या हो जाएगा, इस तरह से लिखना जरूरी है। कोल गैस का संगठक में हो जाएगा H2 प्लस CH4 प्लस CO, यानी कि हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड, ये पूछा जाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न को भी आप ध्यान रख लीजिएगा। आ जाइएगा 15 नंबर प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन एक विस्फोटक पदार्थ नहीं है, पूछा जा रहा है। ठीक है, ऑप्शन ए है ट्राई नाइट्रोटोल्यून, तो ये है। बी है ड्राई नाइट्रोग्लिसरीन, तो ये भी है। सी है साइक्लोटेट्रामेथिलीन टेट्रानाइट्रामीन, ये भी है। लेकिन ऑप्शन डी है नाइट्रोक्लोरोफॉर्म, जो कि विस्फोटक पदार्थ नहीं है। ठीक है, तो ये बात हो गई। अगर बात करें कि TNT, जो कि ट्राई नाइट्रोटोल्यून यहाँ पर दिया हुआ है, TNT की अगर हम बात करें तो इसमें आप क्या ध्यान रख सकते हैं कि इसका विस्फोट जो है अमोनियम नाइट्रेट, पूछ लिया जाता है, अमोनियम नाइट्रेट मिश्रण द्वारा किया जाता है, मिश्रण द्वारा किया जाता है। ये बात हो गई। ठीक है, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन की अगर हम बात करें, यहाँ ट्राई कर लीजिएगा, तो ऑप्शन नंबर बी की बात करें ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, तो इससे आप ध्यान रख सकते हैं कि इसको नोबेल का तेल भी कहा जाता है। किसका तेल कहा जाता है, तो नोबेल का तेल भी कहा जाता है। ठीक है, ये बात आपको पता होना चाहिए। बाकी आपको बारूद, नाइटर, सल्फर और क्या कहता है चारकोल का भी मिश्रण है, चूंकि वो भी विस्फोटक पदार्थ है। किसके बारे में बोले, बारूद के बारे में, जो कि नाइटर, सल्फर और किसका मिश्रण है, तो चारकोल का मिश्रण है। चलिए आगे की ओर बढ़ जाएंगे 16 नंबर प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा अस्थि पश्चपाद का हिस्सा नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। और एक बात मेरा मानिएगा जरूर, आप लोग एक बार साइंस के जो मैराथन कराए गए हैं ना, वो जाके जरूर देखिएगा, वो भी आपको डिटेल्स के साथ कराया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अस्केपुला, जो कि अस्थि पश्चपाद का हिस्सा नहीं है। ठीक है, वहीं अस्थि की बात आई है तो ये तो बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी लिख देते हैं कि मनुष्य में कुल कितनी अस्थि पाई जाती है, तो 206। यही जो बात आई है पश्चपाद अस्थि की, तो इसमें आपको ध्यान होना चाहिए कि 6 प्रकार का अस्थि पाया जाता है।
कितने प्रकार का? 6 प्रकार का अस्थि पाया जाता है, जिसमें अगर हम बात करें तो कौन कौन हो जाएगा? यहाँ पर देखिए टार्सल हो जाएगा, फैलेंजेज हो जाएगा, और क्या कहता है टार्सल यानी कि टखना, जिसको टखना हो गया। फैलेंजेज की बात हो गई यानी कि अंगुलियां की बात हो रही है, अंगुलियों की बात हो रही है। पटेला की बात हो रही है यानी कि घुटना की बात हो रही है। तो ये सब पश्चपाद का ही हिस्सा है। तो 3 तो यहाँ पर हो ही गया। एक आप ध्यान रख सकते हैं फीमर, जिसको जांघ बोला जाता है। और क्या बच गया? एक ध्यान रखिएगा टिबियो फिबुला, टिबियो फिबुला। तो टिबियो फिबुला की अगर बात करें, जिसको पिंडली भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? पिंडली। तो 1, 2 और 6 हम बताएं तो एक और ध्यान रख सकते हैं। क्या ध्यान रख सकते हैं? मेटाटार्सल, मेटाटार्सल्स, ठीक है, जो कि तलवा का सेंस हो जाता है। तो ये 6 प्रकार के अस्थि पश्चपाद का क्या हो जाते हैं? हिस्सा हो जाते हैं, जो कि और अगर यहाँ पर ये स्केपुला की हम बात करें तो ये है जो अस्थि वक्ष में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? अस्थि वक्ष में पाया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाले रोग। अब आपसे रोग पूछ रहा है तो ये मस्तिष्क से क्या हो जाएगा? मेनिंजाइटिस, जो कि आप लोग सुने भी होंगे। वहीं बात करें कि ये विषाणु से होती है। किससे होती है? तो विषाणु से होती है। और क्या बात करेंगे? वहीं बात करें कि ये जो है ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया, ल्यूकोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स में असामान्य वृद्धि के कारण भी होता है। असामान्य वृद्धि के कारण ये रोग हो जाता है। कौन सा रोग की बात हो रही? तो मेनिंजाइटिस की रोग की बात हो रही है, ठीक है। तो इसमें बस आपसे यही पूछा गया था, इसको थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। तो इस पे और ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। और इसको आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। जो भी बिहार शिक्षक भर्ती या बिहार संबंधित किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो जीके जीएस का फुल निचोड़ मिलेगा, बिल्कुल एनसीईआरटी से। तो एक बार प्लेलिस्ट जाके चेक करिए। सॉल्यूशन बाय पीजे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लीज़ लाइक शेयर अभी ही आप लोग कर दे, बाद में आप लोग भूल जाते हैं। और एक कमेंट तो ज़रूर किया कीजिए, उससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है। बाकी आपको रेगुलर सीरीज चलता रहेगा। पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे। तो आशा करते हैं आप लोग का सपोर्ट हमें मिलेगा। सीधे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे, जो कि है आज के सेशन का 18वां नंबर प्रश्न। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। एक तरफ एड्रेनलिन है यानी कि ग्रंथि की बात हो रही है, और इससे क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा क्रोध, भय, खतरा, ठीक है, ये बात हो गई। और एड्रेनलिन हार्मोन की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये आपको पता होना चाहिए कि अधिवृक्क ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। ये भी आपसे पूछ सकता है किस ग्रंथि द्वारा? तो अधिवृक्क ग्रंथि द्वारा। यानी ए के सामने क्या हो जाएगा? 1 नंबर सही सुमेल है। बी की बात करें एस्ट्रोजन, तो ये आपको पता है कि स्त्री से संबंधित हार्मोन हो जाता है। तो एस्ट्रोजन की बात करेंगे तो बी का क्या हो जाएगा? 3 नंबर, चूंकि हमें मिलान ही करना है। सी की बात करें इंसुलिन, तो यहाँ पर इंसुलिन किससे संबंधित हो जाएगा? ग्लूकोज से संबंधित हो जाएगा। तो सी का हो जाएगा 4 नंबर। वहीं फेरोमोन, तो ये किससे संबंधित हो जाएगा? 2 नंबर से, गंध के बोध से साथी को आकर्षित करना, यानी डी का हो जाएगा 2 नंबर। तो ये हो गया करेक्ट मिलान। फेरीमोन यानी कि हार्मोन विपरीत लिंग के यौन व्यवहार को क्या करता है? प्रेरित करता है, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे 19 नंबर प्रश्न पे। यदि एक व्यक्ति केवल दूध,
अंडा और रोटी का आहार ग्रहण करता है तो उसको रोग हो सकता है। यानी कि सिर्फ अगर वो सिर्फ दूध और अंडा रोटी खाएगा तो वो शिकार होगा किसका? स्कर्वी रोग का। ठीक है। स्कर्वी रोग आपको पता है किस विटामिन की कमी से हो जाती है? तो विटामिन सी की कमी से। विटामिन सी की कमी से। वहीं बात करें विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? रासायनिक नाम तो ये होता है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड। ये बात हो गई। ठीक है। वहीं रिकेट्स की बात करें तो ये विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है। रतौंधी की अगर हम बात करें तो विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। और मरासमस रोग करें तो ये प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। ये सब आपको कई बार हम पढ़ा भी चुके हैं। प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग में एक और ध्यान रख सकते हैं, क्वासियोरकर रोग। कौन सा रोग? क्वासियोरकर रोग भी प्रोटीन की कमी से हो जाता है। बाकी विटामिन आपको डिटेल्स में भी पढ़ाया हुआ है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट। आगे की ओर बढ़ जाएंगे 20वें नंबर प्रश्न पे। सभी प्रकार के कैंसर की चिकित्सा हेतु निम्नलिखित में से कौन सा उपचार जो है नवीनतम है, पूछा जा रहा है। तो इनमें से जो हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, तीव्रता अधिमिश्रित विकिरण चिकित्सा, यानी जिसको IMRT। ठीक है। तो ये ध्यान हो गई, इसका नवीनतम उपचार की बात हो गई। वहीं अनियमित गुच्छाओं गुच्छाओं ने कोशिकाओं लिखी। अनियमित कोशिकाओं के गुच्छे को क्या कहा जाता है? कैंसर कहा जाता है। कैंसर कहा जाता है। ये बात हो गई। हालांकि कैंसर का उपचार जो है निम्नलिखित प्रकार से किया जाता है, लेकिन नवीनतम हमसे पूछा गया था। जैसे में क्या है? एक होता है शल्य चिकित्सा के द्वारा। किसके द्वारा? शल्य चिकित्सा के द्वारा। यानी कि कहीं भी क्या हो गया, शरीर में गांठ महसूस हुआ तो उसको निकलवा देना चाहिए, यानी उसकी बायोप्सी करा देनी चाहिए। ये हुआ शल्य चिकित्सा। दूसरा उपचार होता है रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी। ठीक है। तो रेडियोथेरेपी में क्या होगा कि विशिष्ट अंगों की कोशिकाओं को रेडियोधर्मी किरण से क्या कर दिया जाता है? नष्ट कर दिया जाता है। ये हुआ दूसरा उपचार। तीसरा की बात करेंगे तो कीमोथेरेपी। आप काफी नाम सुने होंगे कैंसर के उपचार में। कीमोथेरेपी की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है कि रासायनिक यौगिक के द्वारा क्या करता है? उत्पन्न हुई औषधियों से उपचार किया जाता है। ठीक है। तो ये आप ध्यान रख लीजिएगा। बढ़ेंगे आज के लास्ट प्रश्न की ओर। पौधों में गंधक की कमी के लक्षण सर्वप्रथम कहाँ प्रकट होते हैं? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये जो सर्वप्रथम होता है ऊपरी पत्ती पर। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। वहीं अगर पौधों में गंधक की कमी से ये तो हम जान ही गए, साथ ही साथ अगर चलिए कुछ तत्व की बात कर लेते हैं और उसके मुख्य कार्य की बात कर लेते हैं। मुख्य कार्य की बात कर लेते हैं, मिलान के रूप में आपसे पूछ सकता है। पहला नंबर पर जिसकी बात करेंगे नाइट्रोजन, तो एन से इसको सूचित किया जाता है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है? वृद्धि एवं प्रोटीन उत्पादन ये होता है। सब पौधों में जो भी इसका मुख्य कार्य है उसकी चर्चा हो रही है। दूसरे नंबर पे बात करेंगे फास्फोरस को ध्यान रख सकते हैं। ये क्या करता है? जड़ों का विकास करता है। इसका मुख्य कार्य यही है। तीसरे नंबर पे फास्फोरस को पी से सूचित किया ही जाता है। तीसरे पे बात करेंगे पोटेशियम, ध्यान रखिएगा, जिसको के से सूचित किया जाता है। तो ये उच्च गुणवत्ता मुख्य कार्य है इसका। पानी का उचित अवशोषण इसके द्वारा
किया जाता है, ये इसका मुख्य कार्य है पौधों में। ठीक है, और अगर आप ध्यान रखना चाहें तो ध्यान रख सकते हैं किसका, चौथे नंबर पे सल्फर का, जिसको एस से सूचित किया जाता है। तो यह क्या करता है, इस तरह से लग सकते हैं कि लहसुन लहसुन एवं प्याज में गंध, प्याज में क्या करता है, गंध एवं स्वाद दोनों देता है, गंध एवं स्वाद, ये इसका महत्वपूर्ण कार्य में आ जाता है। और लास्टली एक ध्यान रख लीजिएगा 5वां नंबर पर Cl, जिसको क्लोरीन कहते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण में क्या करता है, जल का विखंडन इसका कार्य होता है, जल का विखंडन। तो ये पौधों से संबंधित कुछ कार्य थे तत्व के। तो आज के सेशन में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो सॉल्यूशन बाय पीजे को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर आप लोग कर दीजिएगा अभी के अभी। बाकी इस सेशन से संबंधित कमेंट भी कर सकते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।